हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और आज हम लोग हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग HAP भी बोलते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर टाइम टेबल चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं बेसिकली यहाँ पर आपको एक बात बड़े ही क्लियर और आराम से क्लियर कर देता हूँ कि आप सभी लोगों को आने वाले आपके दूसरे सेमेस्टर के लिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि AKT यूनिवर्सिटी ने आपके सीनियर्स जो हैं, जिनकी प्रथम चरण में परीक्षाएं होनी है, आपके थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले जो बच्चे हैं, उन सभी की एग्ज़ाम फॉर्म की डेट रिलीज़ कर दी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके एग्ज़ाम मई लास्ट या जून मिड तक हो जाएंगे। और जब उनके एग्ज़ाम होते हैं उसी के 1 से 1.5 महीने बाद द्वितीय चरण की परीक्षाएं स्टार्ट होती है। एंड 101% उस द्वितीय चरण में आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर भी इनबिल्ड हो जाएगा। तो इट मीन्स जुलाई लास्ट या अगस्त मिड तक आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर भी निपटा दिया जाएगा। यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जैसे आप दोगे, सेकंड सेमेस्टर का आपका पेपर जब आएगा 2 या 2.5 महीने का ही आपके पास में समय रहेगा, जैसी परिस्थितियां अभी AKTU क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपको आने वाले सेमेस्टर के लिए भी अभी से ही माइंडसेट तैयार कर लेना है कि ये मत सोचेगा कि इसमें 10 महीने मिले हैं तो अगले में भी 10 ही महीने मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये टाइम टेबल आया है 6, 7, 8 और 9, इस टाइम टेबल में कुछ चेंजेस होंगे नहीं होंगे, तो इसकी पूर्णतः संभावना ये बोलती है कि आपका ये टाइम टेबल चेंज हो सकता है। बट अगर जो मैं बात करूं AKTU के अभी तक के इतिहास की, तो पहले सेमेस्टर के पेपर इतने लेट नहीं पहुंचे हैं जितने आपके हो गए हैं। लगभग 1 साल में एक बार पेपर हो रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है। तो शायद आपका टाइम टेबल 1-2% चेंज भी ना हो, पर लेकिन टेंटेटिव टाइम टेबल अगर जो AKTU की हिस्ट्री को उठा करके देखें तो चेंज हुए हैं। तो अभी हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि हमारा नया टाइम टेबल आएगा। हमारा जो ये अभी प्रेजेंट में हमारे पास में टाइम टेबल है, यही सत्य है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बेसिकली क्या करने वाले बेटा जी, हमारे एग्जाम की तैयारी करने वाले। ठीक है, आपको मुझसे या किसी और से पता लगा कि टेंटेटिव टाइम टेबल चेंज होता है, आपने वही गीता गाना शुरू कर दिया कि चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर जो मैं या किसी से भी आपने सुना और वो ये बोल देता कि ना भैया अब ना चेंज होगा, तो शायद आपका माइंड अब उधर जाता ही नहीं है ना, शायद आपका माइंड उधर जाता ही नहीं प्यारे बच्चों, कि टाइम टेबल भी चेंज होने जैसी कोई प्रथा है। तो प्लीज टेंटेटिव टाइम टेबल यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी चीज़ ये करती है यूनिवर्सिटी की, पहले से दे देती है कि बच्चे को पता लग जाए कि भाई लगभग इतनी डेट के तेरे पेपर शुरू हो जाएंगे, अपनी तैयारियां कर ले। यूनिवर्सिटी आपको बोल रही है, तो अब आप इसमें भी ये चाहते हैं कि कुछ चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और उसके भरोसे बैठेंगे तो गलती फिर आपकी। फिर आप यूनिवर्सिटी की गलती नहीं बता सकते कि यूनिवर्सिटी बैक ज़्यादा देती है, वो ज़्यादा करती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 या 6 मिनट मैंने आपके लिए, बट आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी जिसको लेकर के आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो कि नहीं होना है। एक चैंपियन वो होता है जिसको बोल दिया जाए भाई अब ये चीज है, अब इसमें कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट अभी तो यही है। तो वो ये नहीं बोलता कि परिवर्तन कम है, कि जब चेंज होगी तब मेरे से आगे मिलना, नहीं,
वो बोलता कि अभी यही है ना तो मैं इसके अकॉर्डिंग तैयारी करता हूँ, और आप सभी लोग चैंपियन हो। तो प्लीज इस चीज के बारे में सोचो, इस चीज के बारे में देखो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां शुरू करो, ठीक है। बाकी डिसीजन भाई, लाइफ आपकी है, डिग्री आपकी है और सेमेस्टर आपका है, रिजल्ट आपका है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। हमारा काम है आपको गाइड करने का, मानो ठीक, नहीं मानो तो इधर से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है जी, चलेगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2023-24 में जो आपके सीनियर्स थे जिन्होंने इस पेपर को फेस किया था, अब इस पेपर की मैं बात करूं तो हमारे बताया हुआ लगभग 67 मार्क्स का इस पेपर में आया था, जो मैंने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को बताए थे 2023-24 में। तो इस पेपर में से लगभग कितने मार्क्स का बेटा जी हमारा हम लोगों को देखने को मिला था यहाँ से 67 मार्क्स का। अब ये पेपर क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे क्या पूछे गए हैं, देखिए अगर जो मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूं तो सिंपल सा पैटर्न। अब यहाँ पर कुछ बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर क्या पेपर पैटर्न अलग अलग पेपरों का अलग अलग हो जाता है, तो भाई देखिए उसका भी आंसर मैं यहाँ पर बता देता हूं, नहीं। आप लोग अपना दिमाग उतना ही दौड़ाइए जितना आवश्यक है आप लोगों की, ये क्यों ये क्यों नहीं भाई, प्लीज अभी जस्ट फोकस करो। सिंपल सा पेपर पैटर्न है, ABC सेक्शन, पहला सेक्शन 10 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन 20 नंबर, दूसरा सेक्शन 10 नंबर का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3 में से, और तीसरा सेक्शन 7 नंबर का एक क्वेश्चन और 7 आते हैं और कोई भी 5 करने होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के बात की जाए तो पूरे के पूरे एंटायर पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 करने कंपलसरी है और बचे कुछ 10 में से हमें 7 करने होते हैं। सिंपल सा ये पैटर्न है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी, इसमें कुछ भी क्वेरी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर जो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बड़े ही टफ लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं देखने को मिले थे, 2 से 3 को छोड़ के सिंपल से क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ कि एक्सियल में कितनी हड्डियां होती है और अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है, बताना जरा जल्दी से। जितने बच्चे यहाँ पर पेन किलर वाले बैच में ज्वाइन है ना, खास करके उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है और अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है, और ऊपर वाले का देख करके आंसर बिल्कुल भी ना बोले, जरूरी नहीं है कि आपके आगे वाला सही हो। आज एक अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। देखिए बेटा जी अगर जो मैं बात करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा 7 नंबर के अकॉर्डिंग, इसको 7 नंबर के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा बेटा जी। बेटा राहुल कुमार थोड़े से पागल हो क्या आप, अगर जो आपको पेन किलर बैच का एक्सेस ना होता तो तुम इस लाइव क्लास में बैठे रहते क्या यार, थोड़ा सा तो प्लीज कभी तो दिखाओगे तुम्हारे पास बुद्धि है। देखो मैं सच्ची में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कभी तो दिखाओगे सर मेरे को भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है, मतलब कि आपको पेन किलर बैच का एक्सेस नहीं मिलता तो आप इस लाइव में होते क्या, कैसी बात करते हो यार। एक्सियल 80 अपेंडिकुलर 126, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो इसको याद करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना एक्सियल में कितनी अपेंडिकुलर में कितनी, तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो आपको ये तो पता ही है कि एक जगह 80 है और एक जगह 126 है, ये तो पता ही है, ये तो पता ही है सभी को कि भाई एक जगह 80 होती है और एक जगह 126 होती है, पर ये भूल जाते हैं कि किसमें 80 है और किसमें 126 है। सिंपल से ऐसे याद रखो कि जिसकी स्पेलिंग छोटी उसके पास कम हड्डी और जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसके पास ज्यादा हड्डी। किसकी स्पेलिंग बड़ी, अपेंडिकुलर की, तो किसके पास ज्यादा हड्डी, अपेंडिकुलर के पास। कितनी हो गई 126, ठीक है ना। एक्सियल की स्पेलिंग छोटी तो यानी किसके पास कम हड्डी, कम हड्डी कितनी हमारे पास में 80, तो 80 एक्सियल के पास और 126 अपेंडिकुलर के पास। इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोग चीजों को याद रख सकते हो, और एचएबी में बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत सारी है। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी अगला क्वेश्चन, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, अब देखो मैंने इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, घर का भूला शाम को वापस लौटाए तो उसे भूला नहीं बोलते। एक वो है ना कहावत है कि घर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं बोलते, ऐसे ही है कि होम्योस्टेसिस अब मैंने इसको 2 वर्ड में तोड़ दिया, एक होम और दूसरा स्टेट। यहां से बन गई कहानी
कि सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं बोलते। कैसे? कि बॉडी अपने आप को दोबारा से होम स्टेट में लेकर के आ जाए, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आ जाए। इसी कंडीशन को तो हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे मैं यहां पर भागा, मैं भागा 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 भागा, ऑब्वियसली मेरी जो हार्ट रेट होगी वो इंक्रीज होगी भाई, बिल्कुल। अब मैं भाग रनिंग करके गया किसी डॉक्टर के पास, तुरंत कहा मेरी दिल की धड़कन देखना जी तेज हो रही है। उसने बोला कि अच्छा हाँ तेज हो रही है, मुझे दवाई दे दो। भाई रेस्ट करो, क्योंकि आप अभी भाग करके आए, है ना, यही बोलेगा। अब जब वो रेस्ट करेगा, अब ऐसे कंडीशन में उसको दवाई थोड़ी ना दी जाएगी, वो रेस्ट करेगा। या फिर आप भी भागे हो तो आप भी रेस्ट करोगे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? वहां से क्या होगा? सिंपल सा एक काम होगा कि हमारी बॉडी जो हार्ट रेट बढ़ी हुई थी उसको वापस से नॉर्मल लेवल तक ले आएगी खुद ही। उसको कोई भी बाहर से मेडिसिन या फिर कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दैट वाज द कंडीशन ऑफ होम्योस्टेसिस। और होता ही क्या है? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है स्केच अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ आई। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये वाला। अब देखिएगा बेटा जी, एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एक खासियत है कि आपका जो 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें कुछ भी हो जाए डायग्राम जरूर बनना चाहिए, डायग्राम जरूर बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन ईच एंड एवरी 7 and 10 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, पहली बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना। अब आती है 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की बात। क्या मैं एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम डिफरेंस बिटवीन 7 या 10 नंबर में पूछा जाता तो मैं डायग्राम बनाता? जी हाँ बनाता। पर 2 नंबर के अकॉर्डिंग मैं यहां पर डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं यहां पर डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, यहां पर डायग्राम नहीं बनाया। अगला फीडबैक सिस्टम में हम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, जो 7 या 10 नंबर में आता। 2 नंबर में मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बट अब हमारा एक क्वेश्चन ऐसा आया है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा ऐसा भी पूछा गया है जहां पर एग्जामिनर ने खुद बोल दिया है कि भैया डायग्राम मुझे चाहिए, कहीं का आई का। अब इन क्वेश्चंस में कि ये नहीं कि भैया ना सर ने बोला था कि 7 और 10 नंबर वालों में डायग्राम बनाना, नहीं। जिस क्वेश्चन में डायग्राम अगर जो 2 नंबर में पूछ ले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा जी वो, उसमें डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आई का हमसे डायग्राम पूछा है तो हम लोग आई का बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर लिखेंगे और फिर आई का वेल लेवल डायग्राम यहां पर बना देंगे। ये दोनों कार्य हमें यहां पर करने पड़ेंगे। अगर जो यहां पर खाली ह्यूमन आई के बारे में पूछता 2 नंबर में, तो हम खाली इंट्रोडक्शन और उसके कुछ पॉइंट्स को यहां पर लिख देते, है ना, जैसे हमारा रेटिना हो गया, आइरिस हो गया, इन सब चीजों को। बाकी हम लोग यहां पर डायग्राम नहीं बनाते। बट अगर जो डायग्राम पूछ लिया है एग्जामिनर ने, फिर हमारी मजबूरी है कि हमें अब 2 नंबर में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? यहां पर अब हमारा क्या है, 2 नंबर में डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आरएच फैक्टर क्या होता है। अच्छा चलिए ये बताइए कि आरएच फैक्टर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? अपेंडिकुलर 126, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप यहां पर खुद देख सकते हो कि मैंने कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एक्सियल और अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है ना। और अगर जो मैं इस क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है उसमें बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जितने भी बच्चों ने यहां पर आंसर दिया है, आई थिंक सो वो पहले से ही ज्वाइन है, ये फैक्ट है। बट बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। मैं इस वजह से एक पर्सनली कमेंट किया था कि पेन किलर वालों जवाब दो, समझ में आ रही बात? अब इस कंडीशन को देखते हुए आप लोग ये बोल देते हो कि यूनिवर्सिटी सर बेकार रिजल्ट देती है। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि यूनिवर्सिटी बेकार रिजल्ट देती है? मैं विश्वास कर ही नहीं सकता हूं। यूनिवर्सिटी परफेक्ट रिजल्ट देती है। और बस मेरे को एक और चीज के ऊपर मुहिम उठानी है कि जो बैक वाला सिस्टम है इसे बंद कर देना चाहिए। जिस बच्चे की बैक आई फेल है, दोबारा सेमेस्टर में बैठाओ उसे। ये जो बैक वाला सिस्टम है सबसे फुद्दू सिस्टम लगता है मुझे, क्योंकि बच्चों के मन में डर ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 बार, है ना। मेरा मानना यह है कि बैक लगी सेमेस्टर में बैठाओ उसी में। भाई जब तक बैक नहीं निकलेगी अगले सेमेस्टर में नहीं आएगा। कर तू 10 साल में डिग्री पूरी कर, सच्ची में। ये सिस्टम सबसे बेकार है। जो 10वीं 12वीं वाला सिस्टम है ना,
कि फेल है तो भाई फेल ही है समझो, तो वो फेल है तो मतलब फेल ही है। फिर मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ते कैसे नहीं है। सिस्टम पता नहीं इतना क्या कि बस डिग्रियां बांटने के लिए बनाया हुआ है, समझ रहे हो। सबसे बुद्धू सा सिस्टम लगता है मुझे बैक वाले। ब्लड से क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। राइट अबाउट द टू मेन फंक्शन ऑफ जी, हमारा क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा टू मेन फंक्शंस हम लोगों के यहाँ पर लिखने हैं, खाली टू मेन फंक्शंस, और दोनों फंक्शंस के बारे में हम लोग क्या बेटा जी सिंपल सा अपना 2 पॉइंट लिखेंगे, बात खत्म। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर हम लोग नहीं लिखने बैठेंगे। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन द ईयर। कान में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? तीनों बोन्स का नाम बताएंगे फटाक से, तीनों बोन्स का नाम बताएंगे, कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है कान में। 3 बोन्स का नाम लिखो, 2 नंबर कंफर्म। और कौन बोलता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज भरने पड़ते हैं, 1.5 पेज भरने पड़ते हैं, 2 पेज भरने पड़ते हैं। बहुत ज्ञानवीर मिलेंगे तुम्हें, ज्ञान फेंकने को तो मैं कल चांद पर सोया हुआ था, मानेंगे आप लोग। परसों सूरज ज्यादा से हाथ मिला करके आए हम, उससे पहले जुपिटर का चक्कर काट करके आए थे, है ना। संडे वाले दिन जुपिटर पे थे, सैटरडे वाले दिन सूरज दादा के पास थे, और अब क्या बोलते हैं उनके पास, कल चांद पर सो करके आए हम चंदा मामा के पास में, मानेंगे। देखिए सच्चाई को जानिए, मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराता हूं, इस वजह से शायद मैं इतना ज्यादा बुरा बन जाता हूं बच्चे के लिए, क्योंकि मैं जो चीज है वो बोल देता हूं ऊपर, समझ रहे हो। मैं अब सिंपल आपसे पूछता हूं कि ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 6 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 4 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 5 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? आधे से 1 पेज का मैं बोलूंगा, क्योंकि डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 4 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का? 2 लाइन का। ये क्वेश्चन कितने लाइन का? 1 लाइन का। और कौन बोलता है कि नंबर कटेगा? आप 3 नाम लिखिए यहाँ पर, तीनों के तीनों नाम लिखिए आप ईयर की बोन के। मैं बताता हूँ कौन नंबर काटता है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए पर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है जी। इंटर सर्कुलर टेंशन हमारा क्या होता है? इंटर सर्कुलर टेंशन हमारा क्या होता है? सेल जंक्शन और उसके कितने टाइप्स होते हैं? ये क्वेश्चन आ गया हमारा। एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे हमारा क्या होता है? एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे हमारा क्या होता है? अब यहां पर जो मैंने बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन टफ आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन टफ आए थे, वो कौन कौन से देखने को मिले थे प्यारे बच्चों? जैसे कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे, ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर में एक चीजें गड़बड़ाई थी। उसके अलावा हमारा क्या है? इंट्रोसेलुलर हमारा टेंशन हमारा 2। और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं, हमारा तीसरा क्वेश्चन कहां पर गया, ये रहा, ये 3। उसके अलावा ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने बताए, जो मैंने नहीं बताए थे, और वो यहाँ पर 2 नंबर में आ गए थे, और बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग गई थी चीजें, है ना। उसके अलावा और कोई भी इसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने बच्चों को नहीं बताया था। अब यहीं पर ही आकर के जो मैंने बोला ना आपको 67 मार्क्स का पेपर मैच हुआ था, क्योंकि कि मेरा आज तक ये चीजें रही हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा रहा है कि जो एक पेपर में कि जो 7 नंबर या 10 नंबर में नहीं आया, है ना। वहां पर मेरा 55 में से 48 नंबर रह गया था, 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया था। और 20 नंबर वाले में मेरे 5 से ज्यादा क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, पर 10 में से 10 आज तक नहीं हुए। जिस दिन ये पूरे मेरे मैच हो गए उस दिन पूरा 75 नंबर का पेपर मैच होगा। और ये 75 नंबर का पेपर मैच हुआ था ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में मैं कर देता हूं इतना काम, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हम लोग, और आगे मूव करते हैं हमारे किसके बारे में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर आपको 2 क्वेश्चन बड़े ही सिंपल से देखने को मिलेंगे जो हर एक बच्चा कर जाएगा। वो क्या है आपका बेटा जी? ये बेल लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट, डिस्कस दी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट। हमारा बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इस बार 2025 में भी इस क्वेश्चन को देखने की पूरी संभावनाएं हैं। ये मैंने आप लोगों को यहीं पर बात बता दी। अच्छा यहां पर एक और चीज मैं बोलूंगा कि जब मैंने फार्मास्यूटिक्स के पेपर डिस्कस कराए, जो यहां पर नए भी बच्चे होंगे कुछ, फार्मास्यूटिक्स से जब मैंने पेपर डिस्कस कराए बेटा जी, तो मैंने 45 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बच्चों को बता दे कि भाई ये आएंगे, यानी कि 45 नंबर का पेपर आउट कर दिया पेपर डिस्कशन के टाइम पर। जब मैंने एनालिसिस का पेपर डिस्कस किया, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 45 से 55 नंबर का जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वहीं से ही देखने को मिलेगा, यानी कि 45 से 55 नंबर का पेपर यहां पर भी मैंने आउट कर दिया। उसके बाद में जब बात आई इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में भी मैंने क्या बोला कि 50+ नंबर का यहीं से ही देखने को मिलेगा, यानी कि 3 पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 3 सब्जेक्ट के मैंने डिस्कस किए,
यहाँ पर मैंने आपको अगर जो बात बताऊं तो 45 50 प्लस 45 से 55 तक का इतने नंबर का पेपर हम लोगों ने आपको आउट करा दिया, यानी कि मोर देन 50% आपका पेपर आउट हो चुका है। ठीक है, मोर देन 50% आपका पेपर आउट हो चुका है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अब उन क्वेश्चंस को आप लोगों को बेसिकली तैयार तो करना पड़ेगा, है ना। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं हार्ट से बाद में, अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या, इलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, रिकॉग्नाइज इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ब्लड कोएगुलेशन आपको 7 और 10 मार्क्स दोनों ही जगह पर घूमता हुआ देखने को मिलेगा। जब हम लोग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो ब्लड कोएगुलेशन आपको यहाँ पर 7 नंबर में भी देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में। अब ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व, हमारा जो कि 4th यूनिट से हमारा क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व हमारी बेसिकली। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा यहाँ पर जो मैंने नहीं बताया था क्रेनियल नर्व से रिलेटेड वो यहाँ पर देखने को मिला था। बाकी ये दोनों क्वेश्चन हमारे बताए हुए आए थे, क्योंकि कि 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं भाई। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बोला कि ये 2 क्वेश्चन हमारे बताए हुए थे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिला था। अब बात करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। सेल आपका क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, मैंने बच्चों को जब क्वेश्चन पेपर लिखवाया था तो ये वाला क्वेश्चन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लिखवाया था, बट अलग से मैंने एक और क्वेश्चन बोला था कि भाई सेल पूरी पढ़ लेना, सेल डिवीजन से लेकर के सब कुछ सेल से क्वेश्चन आएंगे, और ये 2 क्वेश्चन ही सेल से देखने को मिल गए थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर देखने को मिला, ये वाला क्वेश्चन भी सेल से देखने को मिला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, सेल से। अब ये दोनों क्वेश्चन जो थे एक दूसरे से कोरिलेटेड थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो इसी पेपर में, आई थिंक सो इसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन चेंज करा करके कोई और क्वेश्चन कराया गया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा, ये 2nd सेमेस्टर का था, 1st का था, बट आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन चेंज करा करके दूसरा क्वेश्चन लिखवाया गया था, मिस प्रिंटिंग था। बट मुझे एक बार ये बच्चों से कंफर्म करना पड़ेगा। पर ये तीनों ही क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग देख सकते हो कि क्या बेटा जी हमारे बेसिकली कहाँ से, हमारे सेल से क्वेश्चन आ गए थे। और मैंने, आप अभी भी 1 साल पहले का वो लेक्चर पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर जाकर के देख लेना। मैं गला फाड़ फाड़ के वहां पर लाइव में बोल रहा हूँ, भाई सेल पढ़ लेना बेटा जी, क्वेश्चन आएंगे, सेल पढ़ लेना बेटा जी, क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन देखने को मिल गए थे तीनों। जो बच्चों ने देखा ना, जब कॉल करी उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि भैया 7 नंबर वाले क्वेश्चन जब देखे ना तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आपके मुंह पर उस टाइम पर क्या सरस्वती माता बैठी की थी कि वो ही कुछ हो गया। अगला क्वेश्चन अगर जो मैं बात करूं तो हमारा एरिथ्रोपोइसिस इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बताया था, इन डिटेल हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और मैंने आप लोगों को एक चीज बिल्कुल बोली है बेटा जी, हमारा डायग्राम मत भूलना एचएपी में, डायग्राम बिल्कुल भी मत भूलना, और डायग्राम की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। आपके पास में एक्सक्यूज नहीं है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है तो बेटा जी बैक के लिए तैयार रहना। फिर ये मत बोलना कि मैं लिख करके तो पूरा आया था, पूरी आई थी, है ना, मैं लिख करके तो सर पूरे पेपर आए थी या पूरा पेपर आया था, बट फिर भी मेरी तो बैक आ गई या कम नंबर आए, क्यों सर? तो भाई जो पेपर आप लिख रहे हो और जो उस पेपर की डिमांड है, आप अगर जो उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो भाई रिजल्ट खराब आएगा। ये बात आप समझ लेना, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने ऐसा इतना इंपोर्टेंट में तो लिखा था, मैंने बोला था कि इसको स्किप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो कितनी, मैं अपने आप में भी खुद में भी एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ, भगवान नजर ना लगा दे, है ना, थू 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 थू। बट बात ये है कि हमने 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन लिखवाने का इनिशिएटिव मैंने लिया था अब से 2.5 साल पहले, कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करूंगा कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लिखवा दिए, और जिसमें 25 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कितने क्वेश्चन लिखवा दूं कि पूरा सिलेबस ही कवर हो जाए, फिर यहाँ पर आकर के आपके सामने ढिंडोरा पीट दो, आया ना मेरा बताया हुआ? नहीं, मैंने रिस्क लिया कि फाइनल पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 7 करने होते हैं, मैं 12 बताऊंगा, मैं 11 या 12 बताऊंगा, इतना रेशियो रखूंगा। अब उन 11-12 में से भी 1 या 2 क्वेश्चन में ऐसे बोल देता हूँ कि इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और उसके बाद में भी पेपर मैच होता है। तो क्या है, वही बनता है ना कि माउंटेन ड्यू पी करके पढ़ा रहे हैं हम इधर, नाम बनते हैं रिस्क से, ठीक है, पता नहीं नाम बने हैं नहीं बने हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन। हमारा आई से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायग्राम इधर भी बनाना पड़ेगा, दोनों चीजें यहाँ पर होगी। एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, हमने क्वेश्चन नहीं बताया था, ये वाला क्वेश्चन था, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन थे, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी था, बट हमने इसको क्या बोला था कि कर लेना नहीं कर लेना एज यू विश, बट हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी था। ये आप लोगों का 2024 का पेपर आया था। और मैं आपको एक और चीज बता दूंगा कि एचएपी का पेपर आपका सबसे पहले रहता है, और ये पेपर एकमात्र ऐसा है जिसमें आपको डायग्राम से बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन पेपर पहला पेपर है, फर्स्ट टाइम आप बैठोगे, थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहेगी। जिस बच्चे ने इसको संभाल लिया उस बच्चे के चारों पेपर अच्छे होने वाले, क्योंकि कि अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बैक टू बैक एग्जाम है। ये पेपर अच्छा हुआ तो अगला पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा होने के चांसेस है, क्योंकि कि साइकोलॉजी ये बोलती है कि हम आज खुश हैं तो कल भी ऑब्वियसली पेपर अच्छा जा सकता है। अब इस पेपर के मान लीजिए मेरा पहला पेपर है, मैं पहली बार पेपर देने जा रहा हूं, आप खुद सोचिएगा कि आप पेपर देने गए, आपका ही पेपर ना करे नारायण, ये आपका पेपर क्या हुआ, डगमगा आ गया, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया और आपसे छूट गए, है ना। भगवान ऐसा किसी भी बच्चे के साथ में ना करे, आप लोग प्लीज टाइम मैनेजमेंट को लेकर के चलिएगा। बट ऐसा अगर जो हुआ इन एनी केस तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोगों को क्या है, हमारा दिमाग बेसिकली बहुत ज्यादा सैड फील करेगा कि यार पहले ही पेपर तो खराब हो गया। करेगा ना, करेगा नहीं करेगा प्यारे बच्चों, हर किसी का करेगा। देखिए फर्स्ट टाइम हम पेपर देने जा रहे हैं, वहीं पर फिर हमारा अगला पेपर अगले दिन है, तो हम उसके लिए माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा कि नहीं, और ऐसा हो नहीं पाता है। बोलने वाली बात मैं भी यहाँ बड़ी बड़ी बात बोल दूंगा, नहीं बेटा जी ये नहीं हो पाता भाई। जब कोई चीज हम बड़ी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो जिस चीज की, और वो चीज खराब हो जाना तो बड़ी मुश्किल होती है उस चीज से बाहर निकलना। बट हम लोगों को ऐसा करना नहीं है, हम लोगों को माइंडसेट ऐसा लेकर के चलना है कि हमारा पेपर खराब होना ही नहीं चाहिए। हम 75 नंबर का पेपर आया, पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, है ना, पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। बाकी आप लोगों को सारी की सारी चीजें, मैं अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाला हूं, तब परेशान मत होइएगा। तो अभी हम लोग आप लोगों से मिलेंगे विद इन 5 मिनट्स, हमारा अगला पेपर डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी ये लेक्चर आप लोगों को कैसे लगा फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जल्दी से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन भेज दो बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही ऑफ करते हैं, और विद इन 5 मिनट्स हमारा जो सेकंड 2023 वाला पेपर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और बेटा जी देखिए मैं एक और चीज बोल देता हूं कि जितने भी यहाँ पर हमारे अभी पेन किलर बैच में बच्चे आए हैं एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के, कि एग्जाम की तैयारियां करनी है, बेटा मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि मैं यहाँ पर आपके सामने 5 घंटे 4 घंटे, है ना, 6 घंटे गला फाड़ रहा हूं, तो उसके रिटर्न में मुझे आपसे भी उतना ही टाइम चाहिए। आप ये मत सोचना कि क्लास हो गई बात खत्म होगी, नहीं भाई, मैं यहाँ 4 घंटे क्लास लिए तो 4 घंटे अलग से तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, ये बात समझ लेना, क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो पूरे सेमेस्टर। सिंपल बात है ये, ठीक है। अच्छी लगे बुरी लगे वो तुम अपने पास सोचो, बट मैं जो बोल रहा हूं ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई ये गेम नहीं है, क्योंकि कुछ भी किया तुक्का भी मार दोगे एमसीक्यू में शायद निकल जाए, पूरा थ्योरी आना है, A to Z थ्योरी आना है ना। तो प्लीज इस चीज के बारे में सोचना। बाकी आपको कोई भी समस्या कोई भी परेशानी है तो हम तो है ही, आपको चीजें प्रोवाइड करा ही रहे हैं, एंड हमें पता है कि आपको कौन सी चीज कब प्रोवाइड करानी, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। बाकी 1 या 2 तारीख तक आपका नया टाइम टेबल भी देखने को मिल सकता है, बाकी देखो क्या होता है, ठीक है जी। चलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में अभी 5 मिनट बाद, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।